हुआ, मम्मी हुआ, दीदी हुआ, भाई हुआ, बहन हुआ। नहीं, तो एक ही जगह क्यों पहुंच जाते हो? खैर वो उम्र का पड़ाव ऐसा है आपका। कहाँ चली सरकार? चाय पीने? पिला लाओ इसको चाय। बस बंद कर दे इसको। हाँ तो कर दे ना। ठीक। बात हम, है ना? भव्या। क्या है? भव्यता। भव्य। चलो 3 नाम तो याद है। साकेत किसका नाम है? संकेश वो अभी आया नहीं है। तो आपका नाम? तनिष्क है ना? हाँ। अयान। तो अयान बताएगा लद्दाख की कैपिटल क्या है? ले, जम्मू कश्मीर की कैपिटल? हिमाचल प्रदेश की? उत्तराखंड की? तमिलनाडु की? वाह शाबाश। केरल की? कर्नाटक की? अरे केरल तो खुद एक स्टेट है डब्बू। कर्नाटक की बेंगलुरु। गोवा की? उधर टिप के नहीं बताना है, एग्जाम में ये मैप नहीं लगा रहेगा। गोवा की पणजी पूछे। अमरावती किसकी कैपिटल है? उल्टा सीधा क्या करता है उसमें? एग्जाम में सीधा आएगा कि इंडिया के मैप पर जो है ये लोकेशन को अलॉट करो, तो लिखा हुआ अमरावती, तो नहीं बताएगा कहाँ है। आएगा ना, एक कैपिटल का क्वेश्चन आता है ना, एक राजधानी शहर पूछते हैं। बताइए। हैदराबाद की कैपिटल के, हैदराबाद किसकी कैपिटल है? अरे इतना घबराना नहीं है। हैदराबाद किसकी कैपिटल है? हाँ। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? नहीं। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। गुजरात की? घर जाके नहीं पढ़ा ना? चलो बताओ। तनिष्क ज्वेलर्स वाले बताएंगे। हैं? क्या है इसका? हाँ। हाँ तो बताओ, राजस्थान की कैपिटल क्या है? गुजरात की? गांधीनगर। मध्य प्रदेश की? महाराष्ट्र की? छत्तीसगढ़ की? रायपुर। झारखंड की? रांची। पश्चिम बंगाल की? कोलकाता। उत्तर प्रदेश की? लखनऊ। बिहार की? पटना। ठीक, पूछ लें? बोलो। अरुणाचल प्रदेश की? वाह। फिर? सेवन सिस्टर की पूछ रहा हूं मैं, अरुणाचल प्रदेश सबसे पहला स्टेट। ईटानगर। असम की? दिसपुर। नागालैंड की? कोहिमा। इम्फाल किसकी राजधानी है? हाँ तो वही तो पूछा कि किसकी राजधानी है, किस राज्य की कैपिटल है ये। फिर आइजोल किसकी कैपिटल है? आइजोल। फिर मणिपुर की क्या है? इम्फाल है। और त्रिपुरा की?
संकेश, आप बताओ 8 यूनियन टेरिटरी के नाम बताओ। हाँ 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 हाँ, पंजाब और हरियाणा। हाँ, हवेली। हाँ हाँ, पंजाब नहीं, पंजाब और हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़। एक और भूल गया। हम्म, सबसे ऊपर से चलो, सबसे नॉर्थ डायरेक्शन में। जम्मू कश्मीर भूल गए आप, है ना? हाँ बोल। क्यों? 8 तो स्टेट के भी नाम बता और कैपिटल के भी नाम। चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका जवाब देना है तेरे को, है ना? देखो ये जवाब देना है कि पौंडीचेरी कितने क्षेत्रों को मिलाकर बोला जाता है। बोल नाम। एक में क्या होता है ये? हाँ, कराईकल और यनम, इन 4 क्षेत्रों को मिलाकर पौंडीचेरी बोलते हैं और पौंडीचेरी की कैपिटल पौंडीचेरी है। ठीक है, कैपिटल कल पूछूंगा, आज याद करके नहीं आया कोई बात नहीं, अगली क्लास में नहीं चलेगा ऐसा। वो चैप्टर पढ़ के आने के लिए बोला था, पढ़ा है? अभी पता चल जाएगा वो तो जब मैं पूछूंगा। अरे एक बार आप टेस्ट दोगे, पिछले 7 दिन में आपने सपने भी क्या देखे हैं वो भी बता दूंगा मैं, चिंता नहीं। इसलिए मेरी क्लास में मक्कारी नहीं चलेगी। मक्कारी मतलब समझते हो ना? काम से जितना होमवर्क दिया उतना करके आना पड़ेगा। जब मैंने पूछा था कि कौन कौन स्टेट टॉपर की लिस्ट में आना चाहता है तो हाथ तो दोनों खड़े कर दिए थे आपने, और इतनी जोर से करा था कि आधे की तो भूसट फट गई थी। तो जितनी जोर से हाथ खड़े किए थे उतनी जोर से मेहनत करना पड़ेगी, तब जाकर होता है, ऐसे नहीं होगा। चलो आ जाए इधर। अपने चैप्टर का नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इस पे पढ़ना अच्छा लगता है कि व्हाइट बोर्ड पे पढ़ना अच्छा लगता है? किसी पे भी पढ़ लो, बात तो सही है। चलो येलो कलर ही रहने देते हैं, आ जाओ इधर। लिखा हुआ है रिसोर्स एंड, इस पे नहीं चलेगा क्या पेन? चलो सबसे पहला ही शब्द आपके पास आया रिसोर्स, संसाधन। किसको बोलते हैं संसाधन या रिसोर्स? पढ़ के आए हो ना? 1 2 3 और 4 आता है। रिसोर्सेस किसको कहते हैं? बोलो। जब यही चीज तेरे से डेफिनेशन में पूछेगा एग्जाम में तो क्या लिखेगा वहां पे? बोले। जो भी चीज आपकी प्रकृति में मिल रही है और जो आपकी नीड्स को क्या करती है, फुलफिल करती है, वो सब क्या करती है? सेटिस्फाई का मतलब ये होता है संतुष्ट करती है आपको। वो सब क्या कहलाएगी? वो सब के सब रिसोर्सेस कहलाएंगे, संसाधन कहलाएंगे। आपकी बुक के अंदर सबसे पहले नंबर पर पैराग्राफ दे रखा है, देखो। हाँ, यही डेफिनेशन है इसकी रिसोर्सेस की, और एज इट इज यही की यही लिखना है। अब जब भी पूछूं मैं कि रिसोर्स क्या होता है तो आपको बताना है कि रिसोर्स किसको कहते हैं। ये रिसोर्स की डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको समझा देते हैं अभी। देखना आप, आपकी बुक में भी यही, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है वही है, ये स्कूल में भी यही चलती है ना कि और किसी से पढ़ाते हैं? यही चलते हैं ना? ठीक है, आ जाओ इधर। अब देखो, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। क्या करती है? हमारी जरूरतों को पूरा करती है। जो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरे नंबर पर लिखा है प्रोवाइडेड। क्या प्रदान करता है आपको? इट इज टेक्नोलॉजिकली एसेसेबल का मतलब जिसके अंदर प्रौद्योगिकी लगाकर उसका निर्माण किया गया है या बनाया गया है। अरे टेबल एक प्रकार का रिसोर्सेस है कि नहीं है?
है ना। लेकिन जब तक इसमें टेक्नोलॉजी नहीं बनी है, आपके उपयोग के लायक हो गया क्या? ये तो पेड़ था ना लकड़ी का, तो किसका उपयोग किया आपने? प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। दूसरा, इकोनॉमिकली फेसिएबल, मतलब इकोनॉमी फेसिएबल का मतलब क्या होता है? आप जिस प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आपने जो है सोना खोदने के लिए 1 करोड़ रुपए लगा दिया है और जब मशीनरी सब फिट कर दी आपने, 1 करोड़ रुपए आपने लगाने के बाद में पता चले आपको 1,000 रुपए का ही सोना प्राप्त हुआ। तो रिसोर्सेस होना भी कैसे चाहिए? इकोनॉमिकली, मतलब जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हो और जो रिसोर्स आपको प्राप्त होंगे, जो संसाधन आपको प्राप्त होंगे, वो कैसे होने चाहिए? बजट में भी तो होने चाहिए ना, कि जितना आप पैसा लगा रहे हो उससे ज्यादा आपको क्या हो? अर्निंग हो या प्राप्त हो। एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, यानी जो हमारी संस्कृति है उसके द्वारा वो क्या किया जाना चाहिए? एक्सेप्ट भी किया जाना चाहिए, हाँ या ना। जैसे आपका विवाह है, मान लो आपकी शादी, कल्चर किसको कहते हैं पता है कि नहीं? कल्चर इज ए वे ऑफ लाइफ, आपका जीवन जीने का एक तरीका है कल्चर। जब आपकी शादी होगी तो आप बिल्कुल ऊपर से लेकर नीचे तक अप टू डेट होंगे 3 पीस सूट में। कभी ऐसा बोलना घर वाले को कि आप जिससे बोलोगे उसी से विवाह करेंगे, लेकिन जिस दिन मेरी शादी होगी तो जींस ऐसा पहनूंगा जिसमें ब्लेड ब्लेड लगी हुई हो। मान जाएंगे क्या घर वाले? क्यों? क्योंकि आपका कल्चर उसको एक्सेप्ट। आ रही बात समझ में? तो 3 चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें, 3 कीवर्ड है इसमें। कौन कौन से? सबसे पहला तो क्या है? टेक्नोलॉजिकली। दूसरा शब्द क्या है? इकोनॉमिकली। और तीसरा शब्द क्या है? कल्चरली। ये 3 शब्द आपके डेफिनेशन में जरूर आना चाहिए, पूरे नंबर मिलेंगे। अब समझ में आया लिखने का तरीका क्या होना चाहिए? तो अब जब भी मैं रिसोर्स की डेफिनेशन पूछूं तो आप क्या बताओगे? एवरीथिंग अवेलेबल इन अवर एनवायरमेंट, जो भी हमारी प्रकृति में हमको प्राप्त है, विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अवर नीड्स, ये हमारी जरूरतों को क्या करता है? पूरा करता है। कैसे पूरा करता है? 3 चीजों के द्वारा। एक तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, दूसरा इकोनॉमिकली कैसा होना चाहिए कि उस विधि का हम उपयोग कर पाए भाई, और तीसरे नंबर पर हमारा कल्चर उसको क्या करे? एक्सेप्ट करे। वो क्या कहलाता है? कैन बी टर्म्स एज रिसोर्स। अब कोई दिक्कत है रिसोर्स की डेफिनेशन में समझने में? कोई ऐसा शब्द जो इसमें समझ में ना आया हो? फेसिएबल का मतलब ये होता है बेटा कि आप जितना लगा रहे हो, ऐसा नहीं हो कि आप पैसा बहुत ज्यादा लगा दो और आपका रिटर्न उससे ना मिले। जैसे आपने कोई मान लो कि वही अभी जैसे मैंने बोला कि आपने गोल्ड की माइनिंग के लिए आप मशीनरी लिया है और आपने 1 करोड़ रुपए खुदाई में लगा दिए और आपको पता चले मात्र 1,000 रुपए का ही सोना मिला है जमीन से खोद कर, तो वो इकोनॉमिकली आपके लिए फेसिएबल है क्या? नहीं है, आपने वेस्टेज कर दिया पैसा वो। तो हम जिन टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे और उसके द्वारा जो हमको रिसोर्स प्राप्त होगा वो कैसा होना चाहिए? इकोनॉमिकली फेसिएबल। फेसिएबल का मतलब कि हम उसकी क्षतिपूर्ति कर पाए। ऐसा नहीं हो पैसा बहुत ज्यादा लग गया और हमको रिसोर्स इतना सही प्राप्त हुआ है तो पैसा वेस्टेज हो गया ना, वैसा नहीं होना चाहिए। और कोई शब्द, किसी को कोई दिक्कत भाई? बढ़े आगे। आया समझ में? नहीं आया? तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। दूसरा देखो, इस डायग्राम में आपको क्या दे रखा है? फिगर 1.1 में क्या लिखा है? पढ़ना जरा इसके नीचे। तीन लोगों में संबंध बताता है और वो संबंध किससे है? ह्यूमन बीइंग से। कैसे है देखना। सबसे पहला फिजिकल एनवायरनमेंट का मतलब क्या हो गया? इस नेचर में, इस प्रकृति में, इस पर्यावरण में जो भी आपको प्राप्त है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या लिखा है? टेक्नोलॉजी। आप उन चीजों में अगर कोई भी परिवर्तन करते हो तो किसके द्वारा कर सकते हो? किसी न किसी टेक्निक का यूज कर सकते हो। और तीसरे नंबर पर उसके लिए क्या है? इंस्टीट्यूशन से, कोई ना कोई संस्था होगी विशेष प्रकार की। और इन तीनों का संबंध किससे है? बिना मानव के कुछ नहीं कर पाओगे आप। अगर मानव नहीं होता तो इस फिजिकल एनवायरनमेंट में चेंजेस देखने को मिलते क्या आपको? नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं होती। तो ये तीनों जिससे क्या करते हैं? कहां लिखा है?
करते हैं ना, इन सबका संबंध किससे? इस इंस्टीट्यूशन का, इस टेक्नोलॉजी का। और ये जो टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन जो आपने स्थापित किए हैं, ये इस फिजिकल एनवायरनमेंट में जो भी चेंज कर रहा है वो कौन कर रहा है? ह्यूमन बीइंग। देख लो, लिखा होगा, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन अवर एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरएक्टिव relationship between nature, technology and institution. Human being interact with nature through technology and create institution to accelerate their economical development. ये सब हम क्यों कर रहे हैं? क्यों? ये जो प्रकृति में सारी चीजें हैं, ये सारे रिसोर्सेस हैं, इनमें टेक्नोलॉजी लगाकर और ये इंस्टीट्यूशन बनाकर हम इनमें बदलाव क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लास्ट एंड फाइनल हमको क्या चाहिए? हम इन सबसे परिवर्तन कर कर, अच्छी भली लकड़ी, अच्छा भला पेड़ था, उसको आपने काट कर लकड़ी बनाई और टेबल बना दी। क्यों बना दी? सेम है, जो मिनरल धरती के अंदर अभी दबे हुए थे, उन मिनरल को आपने खोद कर निकाल लिया और आपने लोहे की टेबल बना दी। क्यों? अब वो जो कच्चा लोहा था उससे आपने जो ये टेबल बनाई है, तो उस कच्चे लोहे से टेबल ऐसे तो नहीं बन गई। वो तो फिजिकल एनवायरनमेंट में आपको नेचर में मिल रहा था। आपने क्या किया? टेक्नोलॉजी का उपयोग किया और उसके लिए एक विशेष प्रकार का इंस्टीट्यूशन होगा, आयरन एंड ओर इंडस्ट्रीज, जो क्या करेगी? इस आयरन से बनने वाले प्रोडक्ट को तैयार करेगी। लेकिन इन सब में इंटर रिलेशन जो करता है वो कौन करता है? ह्यूमन करता है। भाई मानव चुनेगा ना पहले तो कि किन रिसोर्सेस का उपयोग करना है, किस टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है। तो जिस टेक्नोलॉजी का आप उपयोग करोगे उसके लिए इंस्टीट्यूशन वैसे होंगे। नहीं, अरे भाई आज वर्तमान में डॉक्टर भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, तो ऐसा थोड़ी यहाँ मेरी क्लास में लाके किसी का पेट खोल दिया है कि ये लो यहीं ऑपरेशन कर देंगे। उसके लिए पर्टिकुलर क्या चाहिए? हॉस्पिटल चाहिए ना। तो वो इंस्टीट्यूशन है, एक प्रकार का संस्था है वो। क्लियर है? अरे आपको घर वालों ने स्कूल भेजा और जाके धर्मशाला में बैठ गए किसी, वहां पढ़ाई होगी क्या? नहीं, वो इंस्टीट्यूशन नहीं है। मतलब इंस्टीट्यूशन, धर्मशाला भी एक इंस्टीट्यूशन है, लेकिन आपको जो एजुकेशन प्राप्त करना है वो उस इंस्टीट्यूशन में नहीं मिलेगी। तो जिस प्रकार की आप फील्ड चुनोगे, जिस प्रकार का आप काम करोगे, उसी प्रकार की आप संस्था का सहारा लोगे। लेकिन इन तीनों में जो रिलेशन रखता है वो कौन रखता है? ह्यूमन बीइंग रखता है। यहां तक की कहानी समझ में आई? कोई दिक्कत है इसमें? स्कूल में भी ऐसे ही पढ़ाते हैं, लाइन बाय लाइन। कितने चैप्टर पढ़ा दी? लिखवा रखे हैं क्वेश्चन आंसर। आगे बढ़ते हैं। डू यू थिंक? हाँ, बहुत सारा थिंक करते हैं सर। क्या लिखा है? दैट रिसोर्सेस आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। ये तो है ना, नेचर में उपलब्ध है, तो आपके लिए क्या है? फ्री गिफ्ट है ये तो। इज इन अज्यूम्ड बाय मेनी। बहुत प्रकार के रिसोर्सेस हैं। They are not resources are a function of human activities. Human being themselves are essential component of resources. क्या मीनिंग हुआ इसका? मानव खुद एक संसाधन है। गुड। हम भी क्या है? एक प्रकार के संसाधन है ना। इस प्रकृति में जो भी आपको प्राप्त है वो सब क्या है? फ्री गिफ्ट है, लेकिन वो सब क्या है? रिसोर्सेस है। और हम जिन संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, हम भी एक प्रकार के संसाधन हैं। क्लियर है? दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन अवर एनवायरमेंट इनटू रिसोर्स एंड यूज देम। क्या हम क्या करते हैं? हम भी एक प्रकार के क्या हैं? रिसोर्स तो हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं जो भी आपको क्या है, ट्रांसफॉर्म कर रहे हो मटेरियल को, अवेलेबल इन अवर एनवायरमेंट, जो भी इस एनवायरमेंट में मटेरियल आपको प्राप्त हो रहा है, इनको इनटू रिसोर्स एंड यूज देम। आप इनको रिसोर्स इन संसाधन में कन्वर्ट कर रहे हो और उनका क्या कर रहे हो? उपयोग कर रहे हो। जैसे मिनरल, सोना, सोना तो धरती के अंदर मिलता है। डायमंड, वो तो धरती के अंदर मिलता है, लेकिन आप उसको खोदते हो, निकालते हो, उसको इंडस्ट्रीज में ले जाते हो, उसको वेल पॉलिश्ड करते हो और फिर दुकान में रखकर बेचते हो, फिनिश गुड करते हो, आप वैल्यू एडिशन कर देते हो उसमें, जिससे उसकी कीमत और क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अगला क्या लिखा है? These resources can be classified in the following ways. अब ये जो आपके रिसोर्सेज है, इनको किन किन पार्ट में क्या किया गया है? क्लासिफाइड किया गया है, बंटवारा किया गया है।
कितने चैप्टर करवा दिए हैं स्कूल में? चलो कोई बात नहीं, वापस इधर आ जाएं। 2 चैप्टर हो गए, अपन मान लेते हैं, एक सिविक्स का और एक अब आपको एक चार्ट दे रखा है कि एक्चुअल में रिसोर्स होते कितने टाइप के हैं, क्या है इसका क्लासिफिकेशन इसमें दे रखा है। तो ये आपका रोड मैप है इस पूरे चैप्टर में, आगे जिसके बारे में पढ़ना है आपको वो यही सारी चीजें। रिसोर्सेस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक नेचुरल होता है और दूसरा मैन मेड होता है जिसको ह्यूमन बोलते हैं। एक तो प्रकृति प्रदत्त है, एक वो जिसको किसने बनाया? हमने बनाया। तो हमने जो बनाया है वो 2 प्रकार के हैं, एक स्ट्रक्चरल एंड इंस्टीट्यूशन। स्ट्रक्चरल का मतलब होता है संरचनात्मक और इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है? संस्थान। दूसरा क्या है? क्वालिटी एंड क्वांटिटी, मात्रात्मक और गुणात्मक। अरे क्वालिटी का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? मात्रा। मात्रा का मतलब कितना है, और दूसरे नंबर पर क्या दे रखा है? क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब गुणवत्ता, कितनी अच्छी है। आप जब भी आप चार्जिंग लगा दो। क्या बोल रहा था मैं, भूल गया अब। हाँ, क्वालिटी और क्वांटिटी, तो एक होता है मात्रात्मक और एक होता है गुणात्मक। एक वो की संख्या बहुत सारी है तो मात्रात्मक हो गया जिसको आप गिन सकते हो, और क्वालिटी का मतलब उसमें गुण कैसे हैं। अरे घर के अंदर अगर 2 भाई या 2 बहन है तो अपने पेरेंट्स जो है वो एक बच्चे को पकड़कर बोलते ना ये बहुत समझदार है, तो दूसरा ऑटोमेटिक समझ जाता है कि मेरे को बेवकूफ कहना चाहते हैं। तो ये जो बता रहे हैं कि ये बहुत समझदार है, ये इसकी क्या है? क्वांटिटी है कि क्वालिटी है? ये इसकी क्वालिटी है। आपने कोई पेन लिया, एक आप 2 या 3 रुपए का पेन खरीद कर लाए और एक आपने पेन लिया बटरफ्लो का। आपने जब लिखना शुरू किया तो आपने पाया कि बटरफ्लो के पेन से जो स्पीड या गति है वो बहुत अच्छी आती है और राइटिंग भी अच्छी आती है कंपैरेटिवली 2 रुपए या 3 रुपए पेन वाले से लिखने से। ठीक, तो आपने दोनों की क्या चेक की? कि क्वांटिटी चेक की, क्वालिटी चेक की। आपने उसका गुण चेक किया। अरे बात समझ में? तो मानव ने जो 2 हिस्सों में बांट रखा है, एक तो संरचनात्मक और दूसरा संस्था। इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है संस्था। फैमिली भी एक प्रकार की क्या है? संस्था है। फैमिली इज ए इंस्टीट्यूशन। मैरिज क्या है? विवाह क्या है? विवाह इज ए इंस्टीट्यूशन, संस्था है वो। और किसी भी संस्था को चलाने के लिए क्या चाहिए? तो आज वर्तमान में जो इतने संधि विच्छेद हो रहे हैं ये कुल मिलाकर किस पर हो रहे हैं? इधर आ जाओ। नेचुरल रिसोर्सेस की बात करें तो 2 प्रकार के, एक है रिन्यूएबल और एक है रिन्यूएबल का मतलब क्या है? नवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब जिनको वापस से क्या किया जा सकता है? उपयोग कर सकते हैं बार बार आप। रिन्यूएबल का मतलब ये होता है। और नॉन रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है? जिनको आप वापस से एक बार जिनका उपयोग कर लिया उनको आप दोबारा उपयोग नहीं कर पाओगे। रिन्यूएबल में कौन कौन से है? देखो इधर, कंटिन्यूअस और फ्लो, यानी सतत होंगे और कैसे होंगे? अभी इन सबके बारे में डिटेल दे रखी है आगे, अभी वो भी पढ़ेंगे अपन। अभी केवल मैं रोड मैप बता रहा हूं कि इस पूरे चैप्टर, ये पूरा चैप्टर 2 भाग में है। एक में आपको बताया है कि रिसोर्स क्या है और क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स क्या है, इसमें आपका आधा चैप्टर हो जाएगा। और दूसरे नंबर पर आपको जो दे रखा है रिसोर्स में दे रखा है सॉइल और उसका क्लासिफिकेशन, ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। बुझ रही है? तो अभी अपन चैप्टर के आधे वाले भाग पर है और ये आधा वाला भाग इतना है। जब इन सबके बारे में अपन पढ़ लेंगे डिटेल में तो आपका 50% चैप्टर हो जाएगा। क्लियर है? चैप्टर पढ़ा हुआ तो ये तो समझ में आएगा ना चैप्टर में चीजें कितनी है। 2 ही चीजें, एक सॉइल के बारे में दे रखा है आपको, पूरा सॉइल के टाइप्स दे रखे हैं आपको। आ जाओ इधर। अब क्या दे रखा है? जो सतत है और क्या कर रहे हैं? फ्लो, यानी बह रहे हैं। तो कौन हो सकता है? एक पानी हो सकता है और दूसरा हवा हो सकती है, विंड और एयर। ये 2 चीज ऐसे हैं जो कंटिन्यूअस फॉर्म में है, सतत है। पानी लगातार फ्लो हो रहा है और विंड लगातार क्या कर रही है?
हाँ कंटिन्यूअस फॉर्म में है ना, सतत है। अगला देखो बायोलॉजिकल, जैविक। जैविक में क्या आ जाएगा, दो प्रकार के, एक है नेचुरल और दूसरा है वाइल्ड लाइफ। अब नेचुरल में क्या दे रखा है, वेजिटेशंस दे रखा है। वेजिटेशंस का मतलब होता है वनस्पति। वेजिटेशंस का मतलब क्या होता है, वातावरण नहीं होता है, इन्वायरमेंट को वातावरण कहते हैं बेटा, ठीक है। वेजिटेशंस का मतलब होता है वनस्पति। वनस्पति का मतलब जिस प्रकार का क्षेत्र होगा उस प्रकार के पेड़ पौधे होंगे। वनस्पति का मतलब यही हुआ ना। वेजिटेशंस का मतलब क्या हुआ, पेड़ पौधे। आप अगर पर्वतीय क्षेत्र में, माउंटेन एरिया में जाओगे तो वहां पर उस प्रकार के पेड़ होंगे। आप अगर इक्वेटोरियल रीजन में होंगे तो आपको जो है वो एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे। आप अगर ट्रॉपिकल जोन में होंगे तो आपको डेसिडियस फॉरेस्ट मिलेंगे, उष्ण मतलब पर्णपाती वन मिलेंगे जो वर्ष में एक बार अपने पत्ते जरूर गिराते हैं। तो नेचुरल क्या है, वेजिटेशंस। इसके अंदर क्या आता है, फॉरेस्ट, यानी वही आपके पेड़ पौधे की बात की गई है इसमें। और दूसरे नंबर पर क्या है, वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ का मतलब प्राणी के बारे में बात कर रहे हैं, जीव के बारे में बात कर रहे हैं। हम भी एक प्रकार के क्या है, जीवित तो है ना। इधर आ जाओ, ये किसकी बात कर रहे हैं, रिन्यूएबल की। तो देखो रिसोर्सेस को हमने दो टाइप में तोड़ा था, एक नेचुरल और एक ह्यूमन। नेचुरल को फिर हमने दो पार्ट में तोड़ा, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल को फिर दो पार्ट में तोड़ा, कंटिन्यूअस फ्लो और दूसरा बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल को फिर दो पार्ट में तोड़ा। गुड। ये चार्ट अपने कनपटे में चलना चाहिए, अपने दिमाग में चलना चाहिए, तो ये चैप्टर पूरा उंगलियों पर दौड़ेगा। ये कीवर्ड है, ये नहीं भूलना है, ठीक है। दूसरे नंबर पर आ जाओ, नॉन रिन्यूएबल को देख लेते हैं। नॉन रिन्यूएबल में क्या है, दो चीजें, एक वो है जो रिसाइकल है, जिसको पुनः उपयोग में ला सकते हो। जैसे आपने सोने की कोई अंगूठी पहनी या प्लेटिनम की कोई अंगूठी पहनी, और ये अंगूठी आपने 20 साल तक पहनी और इसके बाद आपका मन भर गया इससे कि यार बस बहुत हुआ, आप गए, इसको आपने निकाला, आपने दुकानदार को दी कि भैया ये जितनी भी अंगूठी है ठीक है, इसका वेट कर ले। उसने वेट किया, आपने बोला कि एक काम कर, इसमें 5-50 ग्राम और बढ़ा दे। उसने इसमें और इसको पिघलाएगा, पिघलाने के बाद इसमें और धातु मिला देगा। अब आप डिजाइन दे दोगे कि भैया इस प्रकार की अंगूठी बना दे, तो वो कैसी हो गई, रिसाइकल है ना। आप चक्री है वो, आप वापस से उसका क्या कर सकते हो, उपयोग कर सकते हो। आपने मान लो मंदिर बनवा लिया आपके घर में, और मंदिर बनवा लिया सोने का, 2-4-5 साल तक रहा, आपको अच्छा लगा, फिर आपको लगा कि नहीं यार अब सोने का नहीं, अब प्लेटिनम का बनवाना चाहिए। तो उस धातु को वापस से आपने वहां से निकाला, उसको पिघलाया, अब आप उससे कुछ भी दूसरे क्या बनवा सकते हो, ज्वेलरीज बनवा सकते हो चाहो तो वो कैसा है, रिसाइकलिंग। उसमें कौन आता है, मेटल्स आते हैं। मेटल का मतलब क्या होता है, धातु। कितने लोगों को पता है कि व्हाट इज मेटल, मेटल। वो मेटल पिघलाते हैं तो वापस उसमें कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड फॉर्म में, और वो ऑलवेज सॉलिड फॉर्म में रहता है। सिर्फ एक ही ये मेटल है जो सॉलिड फॉर्म में नहीं रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, मर्क्यूरी। गुड। आप कुछ बोलना चाहते हैं सर, वैसा का वैसा ही जो उसने बोला। इसके अलावा कोई पॉइंट और किसी को याद है मेटल के बारे में कुछ? तो समझ में ये तो आता है ना, मेटल क्या है, इतना तो पता है ना। ये आगे आ जाओ। दूसरे नंबर पर क्या है, एक तो रिसाइक्लिंग हो जाएंगे, जिनको वापस से क्या किया जा सकता है, पुनः या चक्रीय फॉर्म में होते हैं, और दूसरे नॉन रिसाइक्लेबल। इसमें कौन आएगा, फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल किनको कहते हैं, व्हाट इज फॉसिल फ्यूल? भव्य नाम है ना। एक मिनट है, क्या, अरमान, अमन, अयान, बोलो। पेट्रोल, डीजल, जिनको वापस से इसके हाथ पकड़ ले तो पहले, मुंह से बोल। फॉसिल फ्यूल्स जो पहले सही बोल रहा था, फिर गड़बड़ कर दी क्यों? फॉसिल को हिंदी में क्या बोलते हैं, जीवाश्म। और फ्यूल का मतलब होता है ईंधन। फॉसिल से क्या समझते हो? एक मिनट बेटा, फॉसिल से क्या समझते हो? मेरे को पढ़ाने में थोड़ा समय लगता है ना,
क्योंकि मैं एक एक फंडे क्लियर करके चलता हूँ। इस पूरी बुक जो पढ़ोगे इसमें एक भी शब्द ऐसा नहीं होगा जिसका मतलब आपको नहीं पता होगा। और आपको ऐसा लगता है कि जिस वर्ड का मीनिंग नहीं पता है तो उस पर अंडरलाइन करो, वो मुझसे पूछो, मैं उस शब्द का मतलब समझा दूंगा आपको। इसके बाद इससे कितने ही घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछेगा आपसे, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। हम्म। ऐसी चीज जो लंबे समय तक एक जगह पे है और फिर उसके बाद उससे कोई स्लीक मटेरियल है और उसे यूज कराया जा सकता है। आप बोलना जो चाह रहे हो आप बोल नहीं पा रहे हो, बात तो सही है आपकी। हाँ कोई कुछ आप बोलोगे, आप अयान बोलेगा यार। हाँ जीवाश्म या फोसिल का मतलब, हाँ बेटा तू बोल, क्या बोल रही है? सर धूप की वजह से वो सड़ जाता है और फिर उससे फ्यूल बनता है, वो जमीन में चल जाता है, फिर ब्लड डिकम्पोज हो जाता है और सॉइल फर्टाइल करता है उसको। आप भी कुछ कहना चाहते हैं क्या? लंकेश नाम है? लंकेश हाँ ठीक है यार, मैंने बोला ना मैं मेरे हिसाब से नाम रख दूंगा मैं सबके। फॉसिल फ्यूल हिंदी में बोलते हैं इसको जीवाश्म ईंधन।